नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त सियासी उथल पुथल मच चुका है और बांग्लादेश की उथल पुथल से अब भारत की चिंता जो है वो बढ़ गई। लेकिन कैसे चिंता बढ़ी है, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ और वहां शेख हसीना भारत पहुंची, उसके लेकर भारत में चिंताजनक वाली बात कही जा रही है। लगातार कहीं न कहीं बैठकों का भी दौर किया गया। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वहां पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, गृह मंत्री वहां मौजूद रहे। वहीं बात करें जयशंकर भी मौजूद रहे, वहीं एनएसए के डोभाल भी मौजूद रहे। यानी कहीं न कहीं चिंताजनक बात है कि बॉर्डरों पर जिस तरह से भारत ने अपनी फौज बढ़ाई है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में जो हिंसा हुई वहां से शेख हसीना को भागना पड़ा। लेकिन लगातार भारत ने हमेशा शेख हसीना साथ दिया और भारत उनको बुलाया गया। लगातार बता दें जिस तरह से जो शेख हसीना को लेकर बात सामने आ रही थी, वही राजनीतिक संकट के बीच शेख हसीना प्रधानमंत्री से इस्तीफा देकर भारत आ गई है। वहीं विदेश मंत्री से राज्यसभा में बांग्लादेश हिंसा पर कहा कि शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। यानी कि जब शेख हसीना ने भारत से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि कहीं न कहीं खतरे के निशान था। क्योंकि वहां जिस तरह से कट्टरपंथियों ने हल्ला बोला, वहां प्रधानमंत्री आवास में भी तोड़फोड़ की, वहीं सेना पर भी पथराव किया, वहीं हिंदू को जो टारगेट किया गया वहां मंदिरों को भी तोड़ा गया। तो ऐसे में शेख हसीना ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, विदेश मंत्री से बात की, तो कहीं कहीं चिंताजनक वाली बात कही गई थी। ऐसे में शेख हसीना दिल्ली अभी भारत में है। देखना ये होगा कि जिस तरह से आज सुबह भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाया गया, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे, वहीं जयप्रकाश सिंह भी मौजूद थे, यानी कि विदेश मंत्री मौजूद थे। उन पर चर्चा की गई और सदन में भी आज ये बात कही गई कि आखिरकार जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो उथल पुथल हुई है, तो कहीं न कहीं भारत के खतरे का निशान सामने आ रहा है। अब देखना है कि जिस तरह से राजनीति बनाई गई, क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई हैं और इसी एवज में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। तो क्या कुछ समाजवादी पार्टी की तैयारी है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। सपा ने जिताऊ कैंडिडेटों की भी लिस्ट तैयार किया है। सूत्रों का यह भी दावा है कि 2 सांसदों के परिवारजनों को भी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बताएगी। इस चुनाव में पीडीए प्लस का भी फार्मूला सपा की तरफ से अपनाया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले पर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, जिससे सपा का जोश काफ़ी हाई है। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर कब्जा करने के लिए समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर जारी है। सूत्रों का दावा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। अगर बात करें मिल्कीपुर सीट की, तो यहाँ पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कटेहरी सीट की बात करें तो लालजी वर्मा यहां से सांसद चुने गए हैं। अब उनकी बेटी छाया वर्मा इस चुनाव में अपनी ताल ठोक सकती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की गढ़ शीशा मऊ सीट, जहां से इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हुई थी, यहां पर उनकी पत्नी चुनावी ताल ठोक सकती हैं। अगर करहल सीट की बात करें तो करहल सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदस्यता छोड़ी है और वह सांसद चुने गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली की सियासत में जुटे हैं, लेकिन करहल सीट पर तेज प्रताप यादव, जो मुलायम सिंह यादव के परिवार के करीबी सदस्य हैं, उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। इसके अलावा कुंदरकी सीट पर एमएलसी हाजी रिजवान, जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उन्हें यहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मीरापुर सीट की बात करें तो यहाँ पर पूर्व सांसद कादिर राणा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके अलावा
4 अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी का मंथन जारी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले पर सपा को सफलता मिली, अब समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्लस की सक्रिय राजनीति भी शुरू कर दी है, यानी कि अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड भी खेल चुकी है। ऐसे में जिस तरह से पीडीए को लेकर सपा को बड़ी सफलता मिली थी, अगर ब्राह्मण मत समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं तो कहीं न कहीं बड़ी सफलता भी हाथ लग सकती है। फिलहाल देखने वाली ये बात यह है कि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है, इसमें उनको कितनी सफलता हाथ लगती है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी ने भी अपनी चुनावी कसरत जो है वो तेज कर दी है और लगातार रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या कुछ रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी, बता रहे हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में थी तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी। अब इन 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रणनीति और तैयारी में जुटी हुई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने कोर कमेटी की बैठक की है, जिसमें 30 नेताओं को ये जो है जिम्मेदारी दी गई है कि जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें जाएं और जनता के बीच जाकर क्या रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टॉप 5 जो लीडर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री, इनको भी 2-2 सीटों की जिम्मेदारी ली है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जो अयोध्या जैसी जो है हॉट सीट की जिम्मेदारी लेकर और उसको जिताने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसकी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी। तो राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है और सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला, क्यों सदन को स्थगित किया गया, बता रहे हमारे सहयोगी कुलदीप। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है और बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा, ये हमको देखने को मिला, जहां मंगलवार को कांग्रेस के तमाम विधायक वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे और इस दौरान मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए सदन से स्थगित कर दिया गया है। और इस बीच इस्तीफे के उनके निलंबन के बाद लगातार ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से इसका विरोध किया जाएगा और जैसे ही विरोध बढ़ता रहा, स्पीकर ने अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित कर दी है। हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी भी चर्चा होनी बाकी थी, लेकिन बजट सत्र के हिसाब से अभी फिलहाल स्पीकर का ये कहना है कि ये काफी है। और इस दौरान हमको ये देखने को मिला, इस सदन के बीच में जब पूर्णकालीन बजट भजनलाल सरकार की ओर से पेश किया गया तो कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को बोलने नहीं दिया और इसी की वजह रही कि विधानसभा का सत्र पहले बढ़ाया गया और अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कैमरा पर्सन हरी के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। तो वहीं मथुरा में एक सड़क दुर्घटना में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। कैसे हुई दुर्घटना, क्या कुछ पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। थाना सुरीर के अंतर्गत नौझील के रहने वाले 3 कांवड़ियों की कल राया नौझील मार्ग पर दर्दनाक मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और ट्रैक्टर ट्रॉली में तीनों घुस गए। वहां ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी और ट्रैक्टर ट्रॉली में परसोती गढ़ी का ये मामला है। तीनों कांवड़िए गंगा से जल लेकर आए थे, गंगा जल लेकर आए थे रामघाट से और गंगा जल गोपेश्वर महादेव वृंदावन में चढ़ाया था। उसके बाद एक ही बाइक पे तीनों कांवड़िए अपने घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर खड़ी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली में तीनों की बाइक जो है घुसी और घुसने के बाद में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों कांवड़ियों के घर में मातम पसर गया, यानी पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। तमाम
लोग जो है गांव के जिनके घरों में चूल्हा नहीं जला, पोस्टमार्टम गृह पर उनकी माँ चिपट कर अपने बेटे से रो रही थी और कह रही थी कि बेटा उठ, मैं तेरे पैरों में जो छाले हो गए हैं उन पर मरहम लगा दूं। ऐसे दर्दनाक हादसे को देखकर और इस मार्मिक दृश्य को देखकर सभी की वहां आंखें नम हो गईं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में भी अमेठी में एक शिव मंदिर में भक्तों को दर्शन करने से रोक दिया गया। लेकिन क्यों रोक दिया गया भक्तों को दर्शन करने से, बता रहे हमारे सहयोगी संजय। सावन के पवित्र माह में जहां एक तरफ सभी शिवालयों को सजाया गया है, वहां पर भक्त पहुंचकर जलाभिषेक भी कर रहे हैं और पूजन अर्चन कर रहे हैं। वहीं बात करें अमेठी की, तो जनपद अमेठी का एक ऐसा मंदिर है जहां दबंगों का कब्जा है और दबंग वहां पर जानवर बांध के मंदिर को पूरी तरीके से बाधित किए हुए हैं। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद अमेठी के तहसील अमेठी के सरुआवा गांव का है, जहां पर एक मंदिर शिवजी की है, जो शिवजी का मंदिर है उस मंदिर पर दबंगों का पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। ऐसे में जो वहां के पूजा अर्चना वंदना करने वाले लोग ग्रामीण हैं, वो आज तहसील अमेठी पहुंचते हैं, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि जो दबंग हैं उस मंदिर को पूरी तरीके से कब्जा किए हुए हैं, वहां पर जानवर बांध रहे हैं और पूजा अर्चना नहीं करने दे रहे हैं। जब इस बात की शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने ग्रामीणों ने किया तो मजिस्ट्रेट का कहना है कि जल्द ही इस मामले का संज्ञान लिया गया है और इस मंदिर को जो है वो दबंगों के द्वारा कब्जा मुक्त करवा दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या इस सावन के पवित्र महीने में इस मंदिर को दबंगों से कब्जा मुक्त कराया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भीषण बारिश की वजह से वहां की केन नदी, जो कि यूपी में आती है, वो पूरी तरीके से उफान पर आ चुकी है और इसकी वजह से आसपास के जो ग्रामीण हैं वो डर के माहौल में जी रहे हैं। तो वहां के हालात कैसे हैं इस वक्त के, बता रहे हमारे सहयोगी संदीप। जनपद के आसपास के तमाम जो गांव हैं, तलाटी नदी की तलाटी में बसे हुए गांव हैं, उनमें बाढ़ का संकट मंडराता जा रहा है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार जो 3 बैराज बने हुए हैं, उन बैराजों का पानी खोल दिया गया है, जिसके बाद से केन नदी और बांडा जाने वाली केन नदी और जमुना नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ का माहौल भी बनता जा रहा है। अगर हम बात करें, यहाँ पर देख भी रहे होंगे आप कि किस तरह से यहाँ पे पानी बढ़ा हुआ है, लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का अभी फिलहाल नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस तरह से अभी आपने देखा होगा, यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। छोटे छोटे यहाँ पर नदी किनारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अकेलियाँ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ी बात ये उठती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था करानी चाहिए, ताकि जो गांव यहाँ पे जो आने वाले बच्चे हैं, जो बाढ़ का नज़ारा देखने आते हैं, उनको कम से कम सुरक्षा का दृष्टि से कम मदद मिल सके। लेकिन उसके बाद भी कोई मदद नहीं की गई। अगर हम बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों के द्वारा लगातार जिलाधिकारी के द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का मुआयना किया जा रहा है और अपने अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जितनी भी सहायता हो सके उन लोगों की जाए और मदद करने का प्रयास किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर अधिकारी तो बराबर दबाव डाल रहे हैं छोटे कर्मचारियों पर, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे साफ तौर पर जमीनी हकीकत में फिलहाल ऐसे कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है। अब देखना ये होगा कि अगर जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। तो वहीं बुलंदशहर में फर्जी तरीके से पुलिस ने एक युवक के कार में पहले अवैध तमंचा रखा और इसके बाद फिर युवक को गुनाहगार साबित करके उसे जेल भेज दिया। और इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। देश के बुलंदशहर में पुलिस का अनोखा कारनामा देखने को मिला है, जहां चेकिंग के दौरान बाइक में से तमंचा निकालकर कार में रख दिया और कार सवार को अवैध तमंचे के मामले में पुलिस ने जेल भेज दिया। दरअसल मामला बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां थाना प्रभारी
और चौकी इंचार्ज चेकिंग कर रहे थे। वहीं कार सवार को रोका और पुलिस ने रोकने के बाद तमंचा बाइक से निकालकर कार में रख दिया और कार सवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस मामले का जब वीडियो वायरल हुआ तो एसएसपी ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए शिकारपुर थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है और होमगार्डों के खिलाफ भी पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में लगी है। वहीं एसएसपी का कहना है इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर नया अपडेट सामने आया है। क्या कुछ अपडेट है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। प्रदेश में दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती की नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने नकल माफियाओं को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया है। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल जारी किया है। जरा सी भी सूचना मिली तो यूपी पुलिस नकल माफियाओं को समय रहते धर दबोचेगी, क्योंकि पिछली दफा पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से कहीं न कहीं यूपी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इस बार नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा पेपर कराने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। बता दें कि बीते 18-19 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के चलते अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटा था और साथ ही साथ जमकर बवाल किया था। मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया था कि 6 महीने के भीतर नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और साथ ही साथ नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसटीएफ भी लगाई गई थी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अब पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर की तारीख का ऐलान कर दिया है। 23, 24, 25 व 30, 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर होगी। इस भर्ती परीक्षा पेपर के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां डीजीपी को खास दिशा निर्देश दिया है, वही डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग कर नकल माफियाओं पर पैनी नजर रखने का भी निर्देश जारी किया है। इसी बीच यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और साथ ही साथ एक मेल भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति नकल माफियाओं के बारे में सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। फिलहाल यूपी पुलिस अब पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर को लेकर काफ़ी सक्रिय भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछली दफा पेपर लीक हुआ था, इससे कहीं न कहीं पुलिस की भी किरकिरी हुई थी। हालांकि एसटीएफ ने जाल बिछाकर कई नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और साथ ही साथ योगी सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून भी लाया। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से योगी सरकार और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर कराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है, इस परीक्षा में फिर से सेंधमारी न हो, इसके लिए व्हाट्सएप और ईमेल भी जारी किया गया है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं जालौन के एक गांव में एक तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से पूरे गांव में हड़कंप मचाकर रख दिया। तो ऐसा क्या किया तांत्रिक ने, बता रहे हमारे सहयोगी विष्णु पांडे। में तांत्रिक की तंत्र विद्या से गांव में हड़कंप मच गया, जहां तांत्रिक की तंत्र विद्या से 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं जहां तांत्रिक ने एक गांव में अपनी तंत्र विद्या से कोहराम मचा रखा है, जहां पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कोठौन थाना क्षेत्र के ग्राम पंडितपुर का है, जहां पंडितपुर में एक तांत्रिक की तंत्र विद्या से गांव में हड़कंप मचा हुआ है, जहां तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या करते हुए वहां के करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिन्हें परिजनों के द्वारा आनन फानन में उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इसके बाद
परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं पुलिस का कहना यह है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा गांव तांत्रिक की उस तंत्र विद्या से हैरान मचा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौर। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग का एक नया कारनामा देखने को मिला है। कारनामा, जिस फ्रीजर में दवा रखनी चाहिए उसमें शराब रख दिया। और कैसे हुआ खुलासा इस बात का, बता रहे हमारे सहयोगी वरुण। प्रदेश के बुलंदशहर के स्वास्थ्य विभाग का भी एक अनोखा कारनामा देखने को मिला है। जिस फ्रिज में वैक्सीन रखी जानी है उस फ्रिज में बियर रखी जा रही है, जिसका फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दूं, बुलंदशहर कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में जहां वैक्सीन फ्रिज में रखी जानी थी, वहीं बियर और पानी की बोतल फ्रिज में रखी गई है और साथ में दवाई भी रखी गई थी, जिसका फोटो वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएमओ का कहना है इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जानकारी की जा रही है किन लोगों ने बियर की बोतल और पानी की बोतल वैक्सीन वाले फ्रिज में रखी थी। वैक्सीन वाले फ्रिज में ना तो कोई दवाई और रखी जाती, ना ही पानी। तो वहीं अलीगढ़ में भाजपा सांसद के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समाजवादी पार्टी के संगठन ने इसको लेकर राष्ट्रपति से शिकायत की है, ज्ञापन सौंपा है बाकायदा उनके। क्या कुछ पूरा मामला, इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। भाजपा सांसद सतीश गौतम के खिलाफ अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट में सपा समेत 2 संगठनों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम के द्वारा बीते दिनों सांसद में एक बयान दिया गया था, जिस बयान में उनके द्वारा कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हिंदू अपना उपचार कराने से कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ मुस्लिम समुदाय के ज्यादा डॉक्टर या ज्यादा स्टाफ होने के बाद हिंदू समुदाय के लोग इलाज कराने नहीं जा पाते हैं, जिसके चलते इस बात को लेकर काफी लोगों ने ऐतराज भी किया था। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल, जो कि जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रीता माहेश्वरी के द्वारा कहा गया था कि जिस तरीके से सांसद सतीश गौतम के द्वारा सदन में बयान दिया गया था कि कहीं न कहीं हिंदू परिवार जेएनएमसी में उपचार कराने के लिए कतराते हैं, वह सरासर गलत है और वह इस आरोप को निराधार बताती है। पिछले 40 साल से वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यरत है। इसी बात को लेकर उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया वह बिल्कुल गलत है। यहाँ डॉक्टर्स किसी जाति धर्म को देखकर उपचार नहीं करते, बल्कि डॉक्टर्स अपने पेशे के आधार पर उपचार करते हैं। उसी के चलते सपा समेत 2 संगठनों के द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ज्ञापन में साफ तौर पर दोनों संगठनों की मांग है कि राष्ट्रपति जो है वो सांसद सतीश गौतम की सदस्यता को रद्द करे या सांसद सतीश गौतम अपने पद से इस्तीफा दें। इसी पूरे प्रकरण को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव के द्वारा कहा गया कि सांसद सतीश गौतम अलीगढ़ से पिछले 10 साल से सांसद हैं। तो वहीं टोंक में हुई भारी बारिश ने वहां की अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है और लोगों का जीना दुश्वार करके रख दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी कजोड़ गुर्जर। जिले में एक बार फिर एनएचएआई की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गांव भरनी के ग्रामीणों को इस लापरवाही का आज भी दंश झेलना पड़ रहा है। बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर स्थित गांव भरनी पर पिछले दिनों एनएचएआई बनने के बाद से लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाईवे बनने के बाद वहां पर पुलिया बनाई गई, पुलिया का निर्माण हुआ, लोगों में खुशी दौड़ी, लेकिन लोगों का कहना है कि जब से पुलिया निर्माण हुई तब से प्रॉपर निकासी नहीं हो पा रही है पानी की, जिससे उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि मुख्य मार्ग, जो गांव का मुख्य मार्ग है, वहां पर भी हाल बेहाल है। इसको लेकर पिछले दिनों कई बार जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन आज दिन तक भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। गंभीर मामले को लेकर कई बार जिला कलेक्टर सहित एनएचएआई के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन आज दिन तक भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी बारिश होती है इसका खामियाजा आज भी गांव वालों को उठाना पड़ रहा है।
कई बार तो कितने दुकानदारों के दुकानों में पानी घुस जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब NHAI की लापरवाही हुई है तब से उनका जीना दुश्वार हुआ है। जब भी बारिश होती है तभी मुश्किलें लेकर आती है। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस, टोंक। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।